हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इग्नू की सीरीज़ में MCO 007 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका एग्ज़ाम है 15 को। हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइज़, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, TVM। कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे आज के जो रुपये 100 रुपये एक साल बाद मिलने वाले 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यूएबल है। कैसे? इसके दो रीज़न हैं। क्या क्या? एक तो है महंगाई और दूसरा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कमाना। इसमें क्या होता है कि कंपाउंडिंग जो फ्यूचर वैल्यू होती है और जो डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू होती है वो क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर एग्जांपल ले तो अगर आप आज 10,000 की FD कराते हो, ठीक है, उस पर क्या मिलता है हमें 7% का इंटरेस्ट पर। तो एक साल बाद क्या होएगा, वो हमें तो कितना अमाउंट मिलेगा, 10,700 रुपये हो जाएंगे। तो ये क्या होगी हमारी टाइम वैल्यू की। टाइम के अकॉर्डिंग हमने ये क्या किया, इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट तो क्या है, FD में एक सेव ही होता है और उसमें हमें 7% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे हमारा अमाउंट हो गया 10,700 रुपये, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपाउंडिंग अकाउंटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहता है कि लॉन्ग टर्म बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके टूल्स है NPV नेट प्रोसेस वैल्यू और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। ये पेबैक पीरियड NPV ग्रेटर देन 0 हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। ये इसका होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर एक इकोनॉमी 50 लाख की नई मशीन खरीदना चाहती है तो वो कैलकुलेट करेगी कि आने वाले 5 सालों में ये मशीन कितना प्रॉफिट देगी। ऑब्वियस सी बात है, आप भी अपने घर में कुछ भी है करोगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे। मान लो आप वॉशिंग मशीन लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि आप ये देखोगे कि आने वाले टाइम में हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है, हमें कहाँ कहाँ मदद मिल सकती है, ठीक है, हमारा कितना टाइम बच सकता है। तो सब अपना रिटर्न देखते हैं। ऐसे ही कोई भी कंपनी अगर कहीं कोई मशीनरी खरीदने के लिए पैसा लगा रही है तो यही देखेगी कि वो आने वाले 5 साल में मुझे कितना फ़ायदा दे सकती है, ठीक है, कितना प्रॉफिट दे सकती है, जो कि क्या होएगा, कैश फ्लो जो कमा कर देगी, ठीक है। अगर रिटर्न कॉस्ट से ज़्यादा है तभी खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अगर मान लो कॉस्ट कम आएगी, कुछ ऐसी मशीन खरीद ले जिससे जो प्रोडक्ट रेडी होता है वो मार्केट में उसकी डिमांड ही ना हो, तो क्या होएगा, वो उसको नहीं खरीदेगा, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ वैल्यू, WACC। कंपनी मार्केट से जो पैसा उठाती है, डेप्ट, लोन या इक्विटी शेयर्स, उसकी एक कीमत कॉस्ट होती है। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि जो टोटल मिक्स कैपिटल होती है कि एवरेज लागत कितनी आ रही है, इसे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले, रिलायंस ने बैंक से लोन लिया जिस पे क्या था, 8% इंटरेस्ट देना है, और जो शेयर होल्डर है वो क्या है, जो शेयर होल्डर होते हैं हमारे, उनको क्या करना चाहिए, 12% रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो दोनों का एक वेटेड एवरेज निकाल कर WACC निकलेगा। कंपनी को WACC से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का WACC। इसके बाद आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। देखो, बिजनेस में कितना पैसा, मतलब जो अपना इक्विटी हो और कितना उधार, मतलब जो भी डेप्ट हो, इसकी थ्योरी है नेट इनकम NI अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI, और जो मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच होती है, जो ये थ्योरी दी गई है मोदिग्लियानी मिलर, ये इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे जोमेटो जैसी नई कंपनी है, वो मोस्टली इक्विटी इन्वेस्टर के पैसा जो भी होता है, जो इन्वेस्ट करते हैं, उस पर चलाती है। क्यों? क्योंकि रिस्क इसमें क्या होता है, हाई होता है। कल ना कोई और कंपनी आ जाए, वो और अच्छे अच्छे ऑफर देने लग जाए तो लोग उधर चले जाएंगे। तो वहीं NTPC जैसी बड़ी स्टेबल कंपनी बैंक डेट लोन ज़्यादा लेती है क्योंकि इनकी इनकम फिक्स होती है। तो NTPC में इन्हें पता है कि भाई इतना प्रॉफिट होना ही होना है, तो ये लोन किससे लेंगे, बैंक से लेंगे, ठीक है। और इनको उसी के अकॉर्डिंग इनकी इनकम जो होती है वो फिक्स होती है। लेवरेज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, फिक्स कॉस्ट का यूज़ करके अपना रिटर्न प्रॉफिट बढ़ाने की जो टेक्निक होती है, फर्स्ट होती है ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब फिक्स फैक्टर कॉस्ट। जैसे रेंट है, वो भाई देना ही देना पड़ेगा। अगर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है जब भी देना, और 10,000 का हो रहा है तब भी उतना ही देना। और फाइनेंशियल लेवरेज कहता है कि फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन डेप्ट। अगर आपने कुछ भी डेप्ट ले रखी है तो उस पर भी इंटरेस्ट हमारा क्या होएगा, फिक्स होएगा, वो भी देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक दुकान का रेंट दिया 10,000 रुपये महीने पर ले रखी है, ठीक है।
तो ये जो आपका फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग लिवरेज, अब आप चाहे तो एक शर्ट बेचो या 1000, रेंट सेम रहेगा, तो सेल बढ़ने पर क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप सेल बढ़ा दोगे तो आपको प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिलेगा। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, वोल्टर एंड गॉर्डन मॉडल में जो प्रॉफिट हुआ है उसे शेयर होल्डर को बांट दे, डिविडेंड या बिजनेस में वापस लगाए, या फिर रिटेन अर्निंग बोलते हैं इसको। वोल्टर और गॉर्डन मॉडल बताते हैं कि डिविडेंड देने से शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जैसे टीसीएस है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, इसमें क्या होता है कि जो हर साल हैवी डिविडेंड देती है, क्यों, क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा कैश है ना, वहाँ क्या होता है, वही स्टार्टअप प्रॉफिट होने पर भी डिविडेंड नहीं देते। ठीक है, मतलब ये क्या कहती है कि हर साल हैवी डिविडेंड देती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा कैश है। वहीं जो स्टार्टअप होती है, स्टार्टअप जो मतलब नई नई कंपनियां है, उन्होंने अपना स्टार्टअप लगाया, प्रॉफिट कमाया है, तो वो क्या करती है, होने पर भी डिविडेंड नहीं देते। क्यों, क्योंकि जो डिविडेंड का पैसा आता है वो उसको वापस लगाते हैं ताकि अपनी उसको कैपिटल को बढ़ा सके। ठीक है, और टीसीएस तो बड़े लेवल की कंपनी है, तो उसको भाई उसे पता है डिविडेंड अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी को कहाँ से हुआ, एम्प्लॉय से हुआ है, शेयर होल्डर से हुआ है। ठीक है, तो वो उनमें क्या कर देगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहता है कि डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल होती है जो रेगुलर में, जैसे जेब खर्च होता है कि आज मेरे पर्स में इतना पैसा, मेरे को आज खर्चे के लिए इतना चाहिए, ये होता है, इस टाइप का होता है, ये कंपनी का होता है वर्किंग कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला होता है कि नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं हम, करंट एसेट्स जो होती है हमारी, उसमें से क्या कर देंगे, जो भी करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, जो भी हमारी लाइबिलिटी है, उस दायित्व है, उसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगी वर्किंग कैपिटल। और ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन करता है कि कैश वापस कैश बनने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर प्रोडक्ट बनाने, उधार पे बेचने और कस्टमर से पैसा वापस आने तक का टाइम, ये क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ठीक है, इस बीच जो स्टाफ को सैलरी देने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि जो स्टाफ है उसको तो सैलरी टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी, वो तो ये नहीं देखेगा कि भाई अभी ये खरीदा है, अभी माल दिया है, आगे से अभी पेमेंट नहीं आई है, वो वेट थोड़ी ना करेगा, वो तो छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो जो वर्किंग कैपिटल होती है उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी स्टॉक की जो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, गोडाउन में कितने माल रखना चाहिए, मतलब भाई हमारे गोडाउन की लिमिटेशन कितनी है, उसमें कितना माल आ सकता है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आ सकता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो मैजिक नंबर बताता है जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट माल मंगवाने का खर्चा और कैरिंग कॉस्ट जो माल रखने का खर्चा है सबसे कम हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम गोडाउन ऐसा ही लेंगे ना जहाँ रखने का खर्चा और उसको संभाल के रखने का खर्चा और मंगाने का खर्चा जहाँ कम से कम आए। ठीक है, अगर एक बेकरी वाला एक ही दिन में महीने भर का आटा ऑर्डर कर ले तो उसको गोडाउन का रेंट कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर रोज़ आटा ऑर्डर करे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। EOQ मतलब इनका बैलेंस सिखाता है कि कैसे बैलेंस करता है, भाई जितना ऑर्डर आए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, उस टाइम पे ऑर्डर कर ले, उसकी मैनेजमेंट करना कि हमें इधर से भी मतलब प्रॉफिट हो और इधर से भी प्रॉफिट हो, कि इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या कहता है कि कस्टमर को कितने दिन की उधारी क्रेडिट पीरियड देना चाहिए और पैसे वापस रिकवर करने की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और कलेक्शन पॉलिसी बोलते हैं इसको, ताकि बाद में जो डेट्स है, मतलब पैसे डूबने के जो रिस्क होता है वो क्या हो, हमारा कम से कम हो। ठीक है, होलसेलर मार्केट में सप्लायर बोलता है कि 2/10 मतलब नेट 30। इसका मतलब क्या होता है कि भाई 10 दिन में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको 30 दिन में पूरी पेमेंट करनी होगी। ये उधारी रिकवर करने की एक टेक्निक होती है, ताकि लोग जल्दी से जल्दी पैसा दे दे, थोड़े से लालच में कि हाँ भाई देने तो है ही, तो क्यों ना मैं 2% कम दे दूँ। तो कुछ लोग जल्दी भी दे देते हैं, कुछ किसी के पास नहीं होता तो वो पूरा मतलब 30 डे में पूरा देते हैं। कैश मैनेजमेंट होता है। बाउमोल मॉडल क्या कहता है कि जो बिजनेस में हमेशा ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना जरूरी है, ना तो कैश की कमी हो, लिक्विडिटी क्राइसिस हो, और ना ही एक्स्ट्रा कैश हो गोडाउन में पड़ा रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है। भाई ऐसे बेवजह मान लो आप घर में 2 लाख रुपए रख लो, ठीक है, का यूज़ होनी चाहिए, तो आपको क्या है, चोरी की भी टेंशन होती है और वैसे भी टेंशन होगी। तो अगर बैंक में डाल दूँ तो उस पर वो रिस्क भी नहीं होगा, सेफ भी होगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा, हो गए ना दो फायदे।
तो जैसे आपके पर्स में रोज़मर्रा के लिए 2,000 कैश होना, ये क्या है, कैश मैनेजमेंट है। अगर 1 लाख कैश पर्स में रखोगे तो चोरी होने का डर होगा और बैंक एफडी इंटरेस्ट का जो नुकसान होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो हमें कैश मैनेजमेंट भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये पार्ट 1 है। अगर आपको चाहिए कि पार्ट 2 भी बनाऊँ तो मैं पार्ट 2 बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत करती हूँ ना, तो आपका भी एक छोटा सा फ़र्ज तो बनता है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सपोर्ट करते तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। देखो कुछ मैं ना तो आपसे कुछ मांगती हूँ, और बच्चे कहते हैं कि मैम कि आजकल के टीचर ऐसे फ्री में पीडीएफ नहीं देते। तो गाइस मैं पीडीएफ सबको पीडीएफ दूंगी, लेकिन एक बार मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद ही दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे हर कोई बच्चा तो पीडीएफ मांगता नहीं है, ठीक है। आप इसमें से ले लो, कोई बात नहीं। और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ, एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ जो इतनी यूज़फुल होती है। मतलब उसके लिए आप थैंकफुल तो होना कहाँ रहा। आप क्या करते हो और ज़्यादा हमें क्या करते हो, ब्लेम करते हो। तो सो सॉरी, मैं पीडीएफ आपको दे दूँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग की है। तो अभी जो टेलीग्राम चैनल वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अभी बचता है, ठीक है। तो अभी आप इससे काम चला लीजिए, बट आई प्रोमिस जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके आएंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं हर एक पीडीएफ की वो पीडीएफ दूंगी, हर एक वीडियो की, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे को तब तक सपोर्ट करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। और मेरी इतनी मेहनत है इसके पीछे, उस मेहनत को थोड़ा सा तो सपोर्ट करना बनता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।